नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रयत्न विचारः। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रयत्न विचार होता क्या है, प्रयत्न कहते किसे हैं, क्या होता है प्रयत्न, प्रयत्नों का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों प्रयत्नों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के ऊपर इस वीडियो के अंदर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, बेल आइकन दबाइए, बेल बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है या हो सकती है उसका नोटिफिकेशन आपसे न छूटे, आपको वो मिले। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखेगा ताकि इस वीडियो के अंदर भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें से कोई भी आपसे मिस ना हो और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए आपके माइंड में। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि प्रयत्न कहते किसे हैं, क्या होते हैं प्रयत्न। तो दोस्तों, जब भी हम कोई किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करते समय जो भी प्रक्रिया होती है उसके उच्चारण करने में, वो उच्चारित होने तक की जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी ये प्रयत्न कहलाती है। कि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कितना जोर लगा रहे हैं, कितनी वो कर रहे हैं मेहनत, वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, वो प्रयत्न कहलाती है। अब दोस्तों, प्रयत्न तो हम समझ आ गया प्रयत्न होता क्या है। अब आते हैं प्रयत्न के मुख्य प्रकारों से। तो दोस्तों, प्रयत्न जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों, ये दोनों प्रयत्नों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। आज इस वीडियो में हम आभ्यंतर प्रयत्न को अच्छे से पढ़ेंगे और बाह्य प्रयत्न को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न कहते किसे हैं, क्या होता है आभ्यंतर प्रयत्न। तो दोस्तों, किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय जब आंतरिक रूप से हम कोई बल लगाते हैं या यत्न करते हैं किसी वर्ण का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर से, तो दोस्तों वो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर का अर्थ ही होता है अंदर से, अंतर मतलब अंदर से, और प्रयत्न मतलब प्रयत्न करना, जो हम कहे बात कर रहे हैं जिसकी जो विषय ही है हमारा, तो अंदर से किया जाने वाला प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। अब आभ्यंतर प्रयत्न कुल कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के माने गए हैं। इन 5 प्रकारों के आभ्यंतर प्रयत्नों को के अंतर्गत सारे वर्णों को बांटा गया है। तो दोस्तों, ये है, पहला है स्पृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न। दूसरा है ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। तीसरा है ईषद विवृत्तः। चौथा है विवृत्तः और पांचवा है संवृत्तः। दोस्तों, ये 5 प्रकार के हमारे आभ्यंतर प्रयत्न कहे गए हैं। अब आइए इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे विवृत्त को, विवृत्तः। ये जो विवृत्तः प्रयत्न ये जो है ये क्या है? तो दोस्तों, हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें जितने भी स्वर वर्ण होते हैं सभी के सभी स्वर वर्ण किस में आते हैं? सभी का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत्तः, विवृत्तः प्रयत्न। जितने भी हमारे स्वर वर्ण हो गए सभी का आभ्यंतर प्रयत्न हमारा विवृत्त होगा। तो कहीं भी कोई भी अगर स्वर वर्ण दे दें आपको और पूछे कि इसका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, तो दोस्तों बिना सोचे समझे से सीधा लगा देना है विवृत्तः, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया सभी स्वर वर्णों का विवृत्त ही होता है। अब हाँ दोस्तों, अगला आता है संवृत्तः। अब ये दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये संबंधित है। क्यों है? तो देखते हैं, आइए। तो दोस्तों, संवृत्तः जो हमारा प्रयत्न है उसमें ह्रस्व अवर्ण आता है, केवल ह्रस्व अवर्ण, एक ही वर्ण आएगा और उसके लिए भी शर्त रखी गई है। कब आएगा? जब प्रयोग की दशा होगी। प्रयोग की दशा में ह्रस्व अवर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो संवृत्त प्रयत्न होगा। अब ये दशा क्या है? तो दोस्तों, ये नीचे एक पंक्ति है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है, कैसे समझें। तो ये पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम प्रक्रिया दशायां तु विवृत्तमेव। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि जब ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में होगा तो वो संवृत्त होगा। ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग की दशा में संवृत्त प्रयत्न होगा, आभ्यंतर प्रयत्न।
परंतु प्रक्रिया दशायाम तो, प्रक्रिया दशा में तो विवृत्त है ही, क्योंकि सभी स्वर वर्णों का विवृत्त है तो अवर्ण तो पहला स्वर वर्ण है तो उसका भी विवृत्त ही होगा। लेकिन कब? प्रक्रिया दशा में। अगर वही अवर्ण, ह्रस्व अवर्ण हमें प्रयोग की अवस्था में मिल जाए तो वहाँ उसका अभ्यंतर प्रयत्न बदल जाएगा, वो हो जाएगा संवृत्त। बस इतना सा अंतर है। तो कहीं भी अगर प्रश्न आए कि प्रयोग की दशा में ह्रस्व अवर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है तो क्या डालेंगे? तो डालेंगे संवृत्त। संवृत्त है प्रयोग की दशा में और बाकी समय में तो विवृत्त है ही। अब प्रयोग की दशा और प्रक्रिया दशा होती क्या है? तो दोस्तों प्रक्रिया का अर्थ होता है जब शब्दों को बनाना, शब्दों की सिद्धि और शब्दों की साधनिका की दशा, ये जो है ये प्रक्रिया दशा है। और इसमें क्या होता है? प्रक्रिया दशा में विवृत्त होता है। लेकिन प्रयोग की दशा सामान्य उच्चारण जब करते हैं तो प्रयोग की दशा हो गई, वो हमारा संवृत्त कहलाया गया। अब दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बाकी 3 जो बचे हुए हैं। तो दोस्तों जो 2 थे वो तो स्वर वर्णों के थे, हमारे स्वर वर्ण आ गए उनमें विवृत्तः और संवृत्तः प्रयत्नः। अब जो हमारे बचे जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? 33 व्यंजन वर्ण होते हैं ना। तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सारे के सारे हमारे इन 3 प्रयत्नों में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न बनता है कि स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, आपको ऑप्शन में दे दिए स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, ईषद् विवृत्तः और विवृत्तः। तो क्या लिखेंगे? क्या होगा? विवृत्तः, स्वर वर्णों का विवृत्तः है। और उसके अलावा किसी भी व्यंजन वर्ण का पूछेंगे तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्पृष्टः। अब स्पृष्टः का अर्थ ही होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना, अच्छे से स्पर्श करना। तो दोस्तों इसमें क्या है? वर्णमाला के सभी जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, जितने भी स्पर्श व्यंजन है, कितने होते हैं कुल? 33 व्यंजनों में से कुल कितने स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे? 25 हो गए। तो 25 के 25 स्पर्श व्यंजन, जो 5 वर्ग हैं हमारे, पंचवर्ग जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कुचु टुतु पु भी कहते हैं और कादयो मावसाना से भी जाना जा सकता है, ये पांचों के पांचों वर्ग हमारे, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न हो गया वो स्पृष्ट होता है, स्पृष्टः प्रयत्न। बहुत सी सीधी सी बात है, बहुत आसान है। स्पर्श व्यंजन है तो स्पृष्ट का अर्थ भी स्पर्श करना होता है, तो स्पृष्टः, स्पर्श व्यंजनों का स्पृष्टः आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, सीधी सी बात। ऐसे ही अगर हम आते हैं अब आगे ईषत् स्पृष्टः। अब दोस्तों यहाँ 2 शब्द हैं, एक ईषत् और एक स्पृष्टः। स्पृष्ट का हमें अर्थ पता है, क्या है? स्पर्श करना। अब आते हैं ईषत्। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो दोस्तों ईषत् स्पृष्टः, थोड़ा या कम स्पर्श करना, मतलब जब भी हमारी जीभ किसी भी उच्चारण स्थान को थोड़ा या कम स्पर्श करती है, पूरी तरीके से टच नहीं होती, उससे स्पर्श नहीं होती, थोड़ा थोड़ा टच होती है और वापस आ जाती है, तो वो होता है ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः। अब ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न जो होता है ये किन वर्णों का होता है? तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, अंतस्थ वर्णों का होता है। स्पर्श व्यंजन तो हमारे चले गए, बचे कौन से? अंतस्थ, ऊष्म। जितने भी बचे हैं उनमें से अब अंतस्थ भी निकाल दो, क्योंकि जितने भी अंतस्थ व्यंजन है य, व, र, ल, ये जो 4 ही है ना, तो ये चारों का जो हमारा वर्णों का जो हमारा प्रयत्न होगा, आभ्यंतर प्रयत्न, वो हमारा ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। तो ये भी क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। अब आगे आता है ईषद् विवृत्तः। ये अंतिम आभ्यंतर प्रयत्न है और ये भी बहुत आसान है। अब दोस्तों इसमें भी 2 शब्द है, अगर हम इसे विग्रह करें तो होगा ईषत् विवृत्तः। अब विवृत्त का अर्थ हमको पता है, विवृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ। जो विवृत्त वर्ण हमने पढ़े उसका होता है खुला हुआ, मतलब जितने भी स्वर वर्ण होते हैं ना विवृत्त में, तो वो जब उनका उच्चारण करते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ खुद उच्चारण करके भी देखिए आप, जब भी हम उच्चारण करेंगे करके देखिए, तो वो खुले मुख से करेंगे, पूरा खुला मुख रहेगा। जैसे अ, आ, ई, उ, री, पूरा मुंह खुला रहेगा, चिपकता नहीं है। लेकिन ईषत् विवृत्ता, ईषत् का अर्थ क्या हो गया? थोड़ा या कम। तो थोड़ा या कम खुला हुआ, ईषत् विवृत्तः, मतलब जिसमें आपका मुख थोड़ा खुला रहता है या कम खुला रहता है, पूरा नहीं खुला रहता, स्वर वर्णों की तरह, विवृत्त की तरह। ईषत् विवृत्तः, थोड़ा खुला हुआ, तो वो क्या होता है? वो उसमें आ जाते हैं हमारे सारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 4 प्रकार के हैं, श, श, स, ह। अब इसमें क्या होता है? ज़्यादा देर टच नहीं होता,
इसमें थोड़ा खुला रहता है मुख, पूरा नहीं रहता, इसीलिए ईषद विवृत्तः कहलाते हैं ये वर्ण। इनका प्रयत्न क्या हो गया ऊष्म वर्णों का? ईषद विवृत्तः। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो हमने प्रयत्न की परिभाषा दी वो क्या थी, प्रयत्न का अर्थ क्या होता है। और हाँ दोस्तों, प्रयत्नों के कितने प्रकार हैं ये भी बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो वीडियो है वो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। हम भी देखें आप कितना सीखते हैं हमारी वीडियो से। तो दोस्तों इसके आगे हम बढ़ते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने विवृत्तः। विवृत्तः क्या होता है? विवृत्तः का अर्थ होता है खुला हुआ मुख। तो विवृत्त प्रयत्न जो हो गया वो किन का होता है? वो वर्णमाला में आने वाले सभी स्वर वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? आभ्यंतर प्रयत्न विवृत्तः। अब विवृत्तः प्रयत्न हो गया, उसके बाद अब ह्रस्व अ का, कौन सा? ह्रस्व अ का अगर हम प्रयोग की दशा में लें, हमने 2 दशाएं पढ़ी, प्रक्रिया दशा, प्रयोग दशा। तो जो संवृत्त प्रयत्न होता है उसके अंतर्गत केवल और केवल ह्रस्व अ आता है, और वो भी एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या होगी? कि ह्रस्व अ प्रयोग की दशा में होना चाहिए। प्रयोग की दशा में ह्रस्व अ होगा तो संवृत्त प्रयत्न होगा उसका, आभ्यंतर प्रयत्न। विवृत्त और संवृत्त पता चल गया, दोनों स्वर वर्णों के हैं। तो स्वर वर्ण कोई भी दे दें और पूछे इनका कौन सा वो है, क्या बोलते हैं, प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, तो सीधी सी बात है विवृत्त या संवृत्त, 2 ही हैं। और अगर पूछ लें कि ह्रस्व अ का प्रयोग की दशा में कौन सा है तो संवृत्त है, वरना प्रयोग की दशा में नहीं पूछा, ह्रस्व अ का पूछा है केवल, तो फिर विवृत्त है ही, क्योंकि स्वर वर्णों का तो विवृत्त है ही। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा स्पृष्टः, जिसमें आते हैं हमारे सारे स्पर्श व्यंजन, जितने भी होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, 5 वर्ग हमारे आ गए इसमें, तो वो सारे स्पर्श व्यंजन हो गए इसके अंतर्गत। उनका जो हमारा प्रयत्न हो गया आभ्यंतर प्रयत्न, वो स्पृष्ट हो गया। और अगर हम अंतस्थ व्यंजन वर्णों का प्रयत्न देखें तो उसका कौन सा है? ईषत् स्पृष्टः। आभ्यंतर प्रयत्न हो गया इनका अंतस्थ व्यंजन वर्णों का, ईषत् स्पृष्टः। और अंतिम जो हमारा है प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा? ईषद् विवृत्तः। वो होता है हमारा सभी ऊष्म व्यंजन वर्णों का, जो है श, श, स, ह। इन सभी का जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईषद् विवृत्तः। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सके, पढ़ सकें। तो दोस्तों अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जो आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली वीडियोज़ में वही टॉपिक लाएंगे और आप लोगों की मदद हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।